एपिसोड नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है और नानी किंगसन से कह रही होती है तुम लगातार अपने फोन को देख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ काम है। और मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन तब लर्न की थी जब मैं डार्क नेट के बारे में सीख रही थी, और अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो। और फिर किंगसन उससे कहता है हाँ मेरे पास कुछ काम है, और मन में कहने लगता है रुई रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज गई है, क्या सब कुछ ठीक होगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए उससे कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और अगर कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो तुम मुझे कॉल करना, ठीक है। और फिर नानी उससे कहती है किंगचन, तब वो कहता है इन दिनों मेरे आसपास बहुत कुछ चल रहा है, और जब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओगी तब हम बाकी की बातें करेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर वो हमें अपनी कार में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे ग्रैंडमा का मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा होता है तुम्हारे अंकल की शादी हो रही है तो रुई को लेकर डिनर पर आओ। और ये मैसेज पढ़ वो मन में कहता है क्या प्लेबॉय शादी कर रहा है, कुछ तो अजीब है। और लकीली अच्छी बात है कि रुई इस वक्त कॉलेज में बिजी है, उसे इस सब झंझटों से नहीं निपटना पड़ेगा। और फिर शिफ्ट होता हम रुई को देखते हैं जहाँ पर वो उस व्यक्ति का कार्ड देखते हुए कह रही होती है UQ, ये तो बिल्कुल ही अनकॉमन सरनेम है, और इस कार्ड पर उसके नाम और नंबर के सिवा और कुछ मेंशन नहीं है। UQ ये व्यक्ति का नाम। और तभी अचानक वहाँ पर किंगचन आ जाता है, और उस कार्ड को देख वो उससे कहते है रुई क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। और उसे वहाँ आता देख वो चौंक जाती है, और उसके हाथ से वो कार्ड और वो चीज नीचे गिर जाती है। और फिर रुई उसे उठाती हुई मन में कहती है अरे नहीं, क्या ये टूट गया, शुक्र है। और फिर किंगचन उससे चिल्लाते हुए कहता है रुई, तब वो उससे कहती है तुम धीरे बोलो मैं यहीं पर हूँ। और आगे कहता है तुमने सुना मैंने क्या कहा, मुझे वो चीज देखने दो जो तुम इतना संभाल कर उसे रख रही हो। तब वो उससे कहती है ये कोई भी इतनी कीमती चीज नहीं है। ये कहती है वो उसे अपने जेब में रख लेती है, और मन में कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैंने ये चीज पहले भी कहीं देखी है। और फिर किंगचन मन में कहने लगता है मुझे उसके लिए और भी गिफ्ट्स खरीदने चाहिए थे ताकि वो इस तरह की बकवास चीजों की तरफ आकर्षित ना हो। फिर रुई उसे कहती है क्या तुम फ्री थे जो तुम यहाँ पर आए हो। तब उससे कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और क्या तुमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और रुई उसे एक हाथ पकड़ खुश होती हुई कहती है नहीं मैंने अभी तक नहीं करवाया, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो डियर। उसे ऐसा कहता देख वो स्माइल करते हुए मन में कहता है क्या वो बिल्कुल एक बिगड़ैल की तरह बर्ताव कर रही है। फिर वो उससे कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और एक रूम के अंदर एंटर होने लगते हैं। वहीं वो दूसरी लड़की उसे देख कहती है रुई, और मन में कहती है वो कैसे अंदर आ गई। और फिर रुई रजिस्ट्रेशन करने लगती है, और गनमोनन कहते हैं किंगचन तुम किंगचन होना, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम स्कूल की लेंथ को देखकर सहमत होंगे। उसकी ये बातें सुन वो हैरानी सी कहते हैं क्या, और चिल्लाती हुई कहते है रुई मुझे वो फॉर्म दो। और उस फॉर्म को देख घबराती हुई मन में कहता है क्या 8 साल और 2 साल और 2 साल अब्रॉड में, नहीं तुम कोई मेडिकल स्टूडेंट हो ना ही कोई रिसर्चर, तो इसमें इतना समय क्यों। और फिर रुई उससे कहती है तुम ये फॉर्म मुझे दे दो, तुमने इस फॉर्म को इतनी कस के पकड़ा हुआ है कि ये फट जाएगा। और फिर किंगचन गुस्से में कहते तो फिर इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बारे में क्या ख्याल है, और यहाँ पर इतने सारे कॉलेज है तुम दूसरी जगह भी ट्राई कर सकती हो। फिर रुई कहती है किंगचन लुओचेन सिटी में ये कॉलेज बेस्ट है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम दोनों अलग अलग जगह पर रहे। और फिर किंगचन कहता है तुम चाहो तो मैं QID के हेडक्वार्टर को कोई दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर सकता हूँ, वो एकदम बेस्ट एक्टिंग स्कूल है। और फिर रुई कांगमोनेन की तरफ देख धीरे से उनसे कहती है प्लीज मेरी मदद करिए। और आगे गनमोनेन कहते है चलो अब मेरे सामने प्यार मोहब्बत मत दिखाओ, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर रुई किंगचन से कहती है चलो किंगचन तो फिर घर चलते हैं, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, और तभी गनमो नानुन से कहता है अगले हफ्ते तुम्हारी ग्रैंडमा का 60 बर्थडे है, तो उनसे कहना मुझे उस दिन आने में थोड़ी देर हो सकती है। तब रुई कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, और ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और फिर रुई किंगचन से कहती है किंगचन मैं ग्रैंडमा के लिए खुद ही कुछ बनाना चाहती हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। ये सुन वो कहता है क्या तुम कुछ बनाना चाहती हो, पर क्या। तब वो कहती है मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा तो नहीं है, चलो मिलकर कुछ सोचते हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है चलो आखिरकार अब वो मुस्कुरा रहा है, और अब मुझे अब्रॉड में एक्सचेंज पर जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अभी उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो मुझे चिढ़ाएगा। वहीं पीछे उन्हें जाता देख वो लड़की उन्हें देख रही होती है, और फिर वो गेट नॉक करती हुई कहती है प्रोफेसर हेलो।
तब वो उससे कहता है माफ करना, लेकिन मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। और फिर निंग डिंग मन में कहने लगती है उन्होंने रुई को अंदर आने दिया, लेकिन वो मुझे अंदर आने से मना कर रहे हैं, पर क्यों। और फिर सीन शिफ्ट तर वो दोनों हमें घर पर दिखाए जाते हैं और ग्रैंडमा उनसे कहती है तुम लोग आ गए और स्कूल का पहला दिन तुम्हारे लिए कैसा रहा, ठीक था ना। तब रुई कहती है हाँ सब कुछ ठीक था। और तभी उसकी पॉकेट में से वो एनिमल बाहर आने लगता है और उसे बाहर आता देख रुई उससे कहती है क्या हुआ, क्या तुम भूखे हो। वहीं ग्रैंडमा उस चीज को देख हैरानी से मन में कहने लगती है मैंने पिछली बार बस एक छोटी सी नजर डाली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे पता है मैंने पिछली बार बस एक छोटी सी नजर डाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि। और उन्हें इस तरह देख रुई उनसे कहती है ग्रैंडमा क्या हुआ। और वहीं ग्रैंडमा उस एनिमल को देख हैरानी से मन में कहने लगती है क्या ये वही सुनहरा जानवर है। और इस समय इस एनिमल को पकड़ने के लिए कई सारे कबीले इस एनिमल के पीछे पड़े हुए हैं। और क्या ये जानवर उस परिवार के वंशजों के लिए वफादार है। और रुई उन्हें देख कहती है ग्रैंडमा क्या आप ठीक है। किंग चेन मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए ग्रैंडमा को दिखाने के लिए। फिर किंग चेन उस जानवर को छोड़ देता है और कहता है नहीं डरने की कोई बात नहीं है। और ग्रैंडमा मन में कहती है सुनहरा जानवर सच में। अगर रुई का बैकग्राउंड पब्लिक हो गया तो किंग चेन और उसके बच्चे को खतरा हो सकता है। आखिरकार उसकी मॉम भी कोई साधारण पर्सन नहीं है। और आगे रुई कहती है क्या आपको पूरा यकीन है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा उससे कहती है मैं ठीक हूँ रुई, क्या तुम मुझे अपने रूम तक ले जा सकती हो, मुझे अपने कपड़े चेंज करना है। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तर कुछ समय बाद वो हमें अपने रूम में दिखाई जाती है। और रुई उनसे कहती है ग्रैंडमा आपकी स्किन तो बहुत ही ज्यादा ग्लो करती है। और मन में कहती है उनकी इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी उनकी स्किन पर एक भी झुर्रियां नहीं आई है। ग्रैंडमा उससे कहती है रुई जब तुम मेरी उम्र की होंगी तो तुम्हारा अनुभव बहुत ही बेहतर होगा। तब रुई कहती है नहीं ऐसा कैसे, आप बचपन से ही सुंदर हो जबकि मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। फिर ग्रैंडमा उसके नेकलेस को देखती हुई कहती है क्या साधारण नहीं, तुम बिल्कुल भी साधारण नहीं हो। और फिर वो मन में कहने लगती है लुएन द्वारा नाजायज पैदा होने के बजाय वास्तव में तुम यू कबीले की थी, एक ऐसा अलग थलग परिवार जो कि लू के सैकड़ों जमीन आसानी से खरीद सकता है। और एक ऐसी लड़की साधारण कैसे हो सकती है, लेकिन मैं स्वार्थी बन रही हूँ और इसके लिए मुझे तुम माफ करना रुई, लेकिन किंग चेन और तुम्हारे बच्चे के खातिर मुझे ये सच्चाई तुमसे छुपा कर रखनी होगी। और आगे वो सी कहती है किंग चेन को तुम जैसी एक सुंदर लड़की से शादी करने को मिल रहा है, वाकई वो बहुत ही ज्यादा लकी है। तभी मेड गेट नॉक करती हुई कहती है मैडम आपका सौतेला बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है। तब वो कहती है हाँ ठीक है रुई चलो नीचे चलते हैं। और फिर वो दोनों नीचे उतरने लगते हैं। और इसी दौरान ग्रैंडमा मन में ओ गॉड मैं तो भूल गई मैं यहाँ पर उसकी फियांसे देखने आई हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, उस बदमाश की एक गर्लफ्रेंड भी है। और किंग चेन के अंकल कह रहे होते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन क्या इस मौके पर भी तुम उदास दिखोगी मेरी सौतेली मॉम। और वहीं रुई उसे देख मन में कहने लगती है ये लड़की ये तो बहुत ही ज्यादा साधारण सी है और किंग चेन की अंकल उससे शादी क्यों ही करेंगे भला। फिर आगे ग्रैंडमा कहती है ये तो इस पर निर्भर करता है कि ये लड़की किसके घर जाती है। और फिर वो उस लड़की से कहती है लड़की तुम मुझे बताओ कि इसने तुम्हें ये रोल निभाने के लिए कितने पैसे दिए। और फिर अंकल कहते श्रीमती किंग आप ये क्या कह रही है, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है चलिए डिनर तैयार है। और वहीं अंकल आगे कहते वैसे आप अपने 60वें जन्मदिन के करीब पहुंच रही है ना, तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट। और फिर वो कागज लेती हुई कहते ये क्या है, क्या तुम्हारा एक बच्चा, क्या तुम हमारे किन परिवार के बच्चे को जन्म दे रहे हो। और फिर अंकल कहते हाँ हमने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी करवाई है और वापस जाते हुए मैं उस रिपोर्ट को कलेक्ट कर लूंगा। और आप हमेशा से ही ये कहते आ रहे हैं ना कि आपके पोता पोतियों हो एक से ज्यादा, तो ये आपका सपना पूरा हो जाएगा जल्द ही। और फिर मन में कहता है और तब किंग चेन एकमात्र वारिस नहीं होगा और डैड मैं अपना एक नया परिवार शुरू करने जा रहा हूँ और क्यूआईडी के हेड ऑफिस में मुझे नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसीलिए क्या आप मेरी कोई दूसरी कंपनी में सिफारिश कर सकते हो ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। और वहीं उसके डैड मन में कहने लगते हैं क्या मेरा एक और पोता होगा, लेकिन वहीं किंग चेन मुझसे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन उसके मजबूत चरित्र के कारण मुझे उसके जैसा प्यारा दादा बनने का मौका नहीं मिला। और आगे वो से कहते तो क्या तुम शादी करोगे।
तब वो अंकल कहता है बेशक मैं सहमत हूँ। और फिर ग्रैंडमा कहती है तो फिर तुम आगे बढ़ो, और जहाँ तक रही तुम्हारी काम की बात तो इसे तुम किंग चैन पर छोड़ दो, वो फैसला कर लेगा। आखिरकार वो QID का प्रेसिडेंट है। फिर अंकल कहता है किंग चैन तुम्हें खुशी होगी क्यों, है ना, और तुम मेरा ख्याल रखोगे क्यों। फिर किंग चैन कहता है हमारे यहाँ मैनेजर की वैकेंसी है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। इसकी ये बातें सुन अंकल चिल्लाते हुए कहते क्या एक डिवीजन मैनेजर, क्या तुम मजाक कर रहे हो। और किंग चैन मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं QID का एक शेयर होल्डर हूँ। तब किंग चैन कहते तो क्या हुआ, लेकिन QID में सबसे ज्यादा होल्डिंग रखने वाला व्यक्ति मैं हूँ। और मैं तो हैरान हूँ कि वो फॉरेन डिप्लोमा छोड़ने वाला वो पर्सन कौन है। और चलिए मेरे पास करने के लिए कुछ है तो मैं चलता हूँ। और फिर किंग चैन और रुई वहाँ से निकल जाते हैं। और रुई कहती है हम बहुत ही ज्यादा रूड थे तो ग्रैंडफा और ग्रैंडमा क्या बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। तब किंग चैन कहता है वो लोग ठीक होंगे, उन्हें इसकी आदत है। और जब मुझे QID का सारा कारोबार सौंपा गया था तो तब तय ये हुआ था कि मेरे अंकल को काम नहीं सौंपा जाएगा कंपनी में, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। और अगर कल वो समय पर आता है तो मैं दादाजी के खातिर उसे नौकरी दे दूंगा, लेकिन अगर वो समय पर नहीं आता है तो ये कहती है उसकी नजर बाजू में पड़ती है और वो कहती है लेकिन। फिर किंग चैन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, जब भी वो तुम्हें दिखे तो तुम उसे अनदेखा कर देना, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। और अब चलो कार में बैठ जाओ। उसकी ये बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है किंग चैन, और फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। और किंग चैन कहता है अच्छा तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि दोपहर में वो व्यक्ति कौन था। और उसकी ये बातें सुन रुई मनी मन हंसती हुए मन में कहने लगती है तो क्या उसे जलन हो रही है। हाँ उसे जलन हो रही है। और फिर रुई उसे सारी बात बताती है और कुछ समय बाद मन में वो कहने लगता है क्या यू क्लैन, और आखिरकार इन 4 परिवारों का मुखिया कौन है। और रुई हैरानी सी कहती है क्या रिक्लूसिव फैमिली। तब किंग चैन कहता है हाँ ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, और वैसे भी क्योंकि ये तुम्हारे कबीले के है और इसीलिए वो व्यक्ति तुम्हारा आदमी नहीं हो सकता, और इसीलिए तुम उस सील को दूर रखना सुनिश्चित करो और किसी को भी वो मत दिखाना। तब वो कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। और फिर तभी उसकी नजर विंडो पे पड़ती है जहाँ पर वही वो एनिमल नॉक कर रहा होता है, और फिर वो विंडो ओपन करती है और हैरानी सी कहती है लिटिल डाउनी तुम ये क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम सच में जा रहे हैं। और किंग चैन तुम इसे देखो, ये छोटी सी चीज कितनी ज्यादा होशियार है कि हम जहाँ भी जाते हैं ये हमें ढूंढ निकालता है और सारी मुसीबतों से बचा लेता है। और फिर किंग चैन कहते हैं रुई तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस तरह के अनजान एनिमल को अपने पास मत रखो, गॉड ही जानता है कि ये कितना गंदा है। और फिर वो कहती है तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, लिटिल डाउनी मेरा पसंदीदा पालतू जानवर है। और किंग चैन की बातें सुन वो डाउनी गुस्सा होने लगता है और फिर किंग चैन उसे अलग करता है और रुई से कहता है ये तुम्हारा है लेकिन तुम मेरी हो। और फिर वहाँ मेड कहती है मिस्टर किन और मिसेस किन घर आ चुके हैं। और रुई उसे लगाती हुई कहती है तुम मुझे जाने दो, कोई हमें देख लेगा। और फिर वो मन में कहने लगती है ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। और वहीं डाउनी पूरी तरह से हैरान होता है। और फिर रुई घर के अंदर जाने लगती है और किंग चैन बेन से कहता है क्या होगा अगर मैं इस छोटी सी चीज को मार दूं और फिर उसे पका लूं तो। और फिर बेन हिचकिचाती हुई कहते हैं सर प्लीज आप ऐसा मत करिए, जैसे कि सभी लोग देख सकते हैं कि आपकी वाइफ को वो जानवर बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुन किंग चैन गुस्से में कहता है क्या सभी लोग ये देख सकते हैं। वो कहता है हाँ निश्चित रूप से। और फिर किंग चैन गुस्से में कहता है तो फिर क्या तुम ये देख सकते हो कि वो मुझसे प्यार करती है या फिर नहीं। उसे इस तरह देख बेन मन में कहने लगता है क्या बॉस को उस छोटे से पालतू जानवर से जलन हो रही है। आगे किंग चैन गुस्से में कहता है क्या हुआ, क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे हो। और फिर बेन कांपती हुई उससे कहता है हाँ जरूर मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी वाइफ आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती है, और ये इतना ज्यादा साफ है कि हर कोई ये जानता है। और फिर सीन सिर्फ ट्विटर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुई सो जाती है और वहीं पर वो एनिमल खेल रहा होता है। और फिर किंग चैन रूम में एंटर होता है और डाउनी को उठाते हुए कहता है बदबूदार कीड़े तो गलत बेड पर आ चुका है। और वहीं वो गुस्से से चिल्ला रहा होता है और फिर किंग चैन उसे गुस्से से देखता है जिससे वो कांपने लगता है। और फिर किंग चैन उसे रूम के बाहर फेंकती हुई कहता है इस जानवर को पेट रूम में ले जाओ।
जाओ। और उसे ऐसा करता देख डाउनी रोने लगता है और वहीं दूसरी तरफ किंग चेन मन में कह रहा होता है, जब मैं उसके कॉलेज जाने पर एग्री हो गया तो वो मेरे बजाय उस जानवर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। फिर तभी एक मेल आता है और वो मन में कहते हैं ग्रैंड माँ, और उन्होंने इस मेल में मोर्स कोड का इस्तेमाल किया, पर क्यों? और फिर वो उस मैसेज को डिकोड करता है जहाँ पर ग्रैंड माँ ने उस मैसेज में लिखा होता है, किंग चेन तुम लिटिल डाउनी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना और ध्यान रहे कि तुम इस बारे में किसी को भी पता मत चलने देना कि डाउनी तुम्हारा और रुई का पालतू जानवर है। और ये मैसेज पढ़ किंग चेन मन में कहते हैं, क्या ग्रैंड माँ इस ओरिजिन के बारे में जानती है? क्योंकि आगे उनका बिल्कुल भी आगे एक्सप्लेनेशन देने का कोई इरादा नहीं है, तो इसीलिए मैं उनसे पूछकर उन्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो मैं इसमें रुई को शामिल बिल्कुल नहीं कर सकता। और फिर किंग चेन फोरम पर जाकर लॉगिन करता है और एक टास्क रिलीज करता है जो कि ए लेवल का होता है और उसका बोनस होता है $30 मिलियन। और फिर सीन शिफ्ट तर वहीं दूसरी तरफ मूचेन उस टास्क को देख मन में कहने लगता है, किंग चेन ने इतने लंबे समय बाद अपना अकाउंट लॉगिन किया, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? और फिर मूचेन उस ए लेवल टास्क की डिटेल चेक करने लगता है और उस डिटेल्स को देख वो पूरी चाय उगल देता है। और मूचेन वो मिशन को देख चाय उगल देता है। वहीं किंग चेन ने मिशन में लिखा था कि मुझे इस तरह के पालतू जानवर की जरूरत है, मैंने गलती से अपनी पत्नी की बिल्ली को मार डाला और अब मेरी वाइफ रूम में बंद हो चुकी है, अगर किसी के पास भी कोई ऐसी बिल्ली है तो उससे कांटेक्ट करे। उसके नीचे ढेर सारे सीक्रेट एजेंट्स कमेंट करते हैं और इस पोस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये सब देख किंग चेन कहता है, कोई भी काम का कमेंट नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, मुझे इस तस्वीर वाली बिल्ली के बारे में पता है, तो मुझे इसके बदले कोई भी पैसे नहीं चाहिए, बस मैं एक व्यक्ति को मारना चाहता हूँ। फिर किंग चेन कहता है, मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ। और फिर सामने वाला पर्सन कहता है, अगर तुम चाहो तो इसे खुद कर सकते हो या फिर तुम किसी असिस्टेंट को हायर कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। किंग चेन कहता है, पर मैं ही क्यों? तो वो पर्सन कहता है, क्योंकि आप किंग है और जब आप एक बार मिशन ले लोगे तो उसे जरूर पूरा करोगे। और फिर किंग चेन उससे कहता है, तुम मुझे फाइल भेजो। फिर वो पर्सन उसे एक फाइल भेजता है और फाइल्स की डिटेल्स देख किंग चेन घबरा जाता है, क्योंकि वो डिटेल रुई की होती है। और ये देख चिल्लाते हुए कहता है, क्या उसका टारगेट रुई है? और पार्टी को ज्यादा समय नहीं हुआ है तो वो अभी भी लुचेन शहर में ही होगा। और आखिरकार ये पर्सन कौन है जो कि रुई को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? और फिर स्विफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चेन बेन से कहता है, तुम इस आईपी एड्रेस का पता लगाओ और पता लगाओ कि हाल ही में मेरी वाइफ किस किस व्यक्ति के कांटेक्ट में आई है। ध्यान रखना कि फाइल में हर एक डिटेल को तुम शामिल करो। वो व्यक्ति डार्क वेब तक पहुंच सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्रोफेशनल किलर है। ये सब काफी नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तुम सभी शेडो गार्ड को तैयार कराओ, मेरी पत्नी अब मेरी परमिशन के बिना कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। मन में कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की? और फिर सीन स्विफ्ट तर में कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुई उससे कहती है, हम दोनों तो अलग अलग कार में जाते थे ना काम पर। फिर किंग चेन उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ कार में बैठना अच्छा नहीं लगता? तब रुई कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे कंपनी के पास क्रॉसिंग पर उतरना है। फिर किंग चेन आगे कहता है, अगर तुम चाहो तो हम इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के दिल एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो हम इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पब्लिक को ये जानकर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उनमें कहता है, और इसके अलावा जो लोग रुई को चोट पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरी वाइफ हो तो वैसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और फिर रुई उससे कहती है, नहीं हम इस बात को पब्लिक नहीं कर सकते। और उसका जवाब सुन किंग चेन मन में कहता है, उसने मना कर दिया, या वो सिक्योर फील नहीं करेंगी जब ये बात पब्लिक हो जाएंगी तो आखिरकार वो इसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं करना चाहती। और फिर सीन शिफ्ट उतर कुछ समय बाद वो एंटर होती है कंपनी में, जहाँ सभी लड़कियां कहने लगती है, गुड मॉर्निंग मिसेस लू। और फिर वो मन में कहती है, ये सब लोग इस तरह का बर्ताव करते हैं और जब इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ तो क्या होगा। और फिर कोई गेट नॉक करती हुई कहता है, हेलो क्या प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है? आवाज सुन रुई पीछे घूमती है और हैरानी से मन में कहती है, ये लड़की, ये तो वही लड़की है ना जो कि उस दिन किंग चेन के ऑफिस में बैठी थी। वही एक लेडी नानली सी कहती है, मैम मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नानली कहती है, मैं यहाँ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई हूँ, क्या वो यहाँ पर है? और वो असिस्टेंट बैन थे जिन्होंने मुझे इस तरफ का रास्ता दिखाया था। लेडी कहती है, बैन प्रेसिडेंट के साथ बाहर गए
है। अगर आप चाहती है तो आप मिसेस रुई से हेल्प मांग सकती है। की बात सुन नानली हैरानी सी कहती है, क्या मिसेस रुई क्या प्रेसिडेंट किंगचन के एकमात्र असिस्टेंट बैन नहीं हैं? और फिर उसकी नजर रुई पे पड़ती है और मन में कहती है अच्छा ये है वो। और नानली रुई के पास आती है, मन में कहती है तो कैसा हो सकता है कि किंगचन की होने वाली वाइफ हो। और फिर वो रुई को एनवलप देती हुई कहती है हेलो मिस रुई, मेरा नाम नानली है, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन लेटर। और फिर रुई कहती है प्लीज आप बैठ जाइए और मैं सबसे पहले इस लेटर पे एक नजर डाल लेती हूँ। और वही नानली मन में कहती है वो बस एक फाइनेंस ग्रेजुएट है। वहीं रुई मन में कहती है इस पर किंगचन के सिग्नेचर। फिर नानली कहती है क्या हुआ मिसेस रुई, क्या कुछ गड़बड़ है? तब वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। लीजिए मिस नानली, आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नानली कहती है जहाँ तक मुझे याद है कि QID ट्रेनिंग के एरिया में भी काम करता है। मिस रुई क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकती है कि असिस्टेंट किस तरह काम करते हैं? फिर रुई कहती है क्या तुमको ट्रेनिंग, लेकिन मैं अभी खुद ही सीख रही हूँ कि किस तरह काम किया जाता है, तो आखिरकार मैं तुम्हें ट्रेनिंग कैसे दे सकती हूँ भला? नानली कहती है लेकिन ब्रदर किंगचन ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी डिवीजन चुन सकती हूँ। ये सुन रुई मन में कहती है क्या ब्रदर किंगचन, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किंगचन की बहन हो? लेकिन किंगचन ने तो मुझसे कहा था कि वो बीमार है और इसीलिए वो नहीं मिल सकती, तो क्या वो मजाक कर रहा था? आगे उससे कहती है माफ करना, मैं सबसे पहले एक कॉल कर आती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ किंगचन एक ओपनिंग सेरेमनी में आया हुआ होता है और बेन का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल चेक कर मन में कहने लगता है मिस रुई वो ऑफिस से कॉल कर रही है, क्या ये कोई बिजनेस कॉल है? और फिर वो वहाँ से बाहर आता है और कॉल उठाते हुए कहता है मिस अभी सेरेमनी खत्म नहीं हुई है। फिर रुई उससे कहती है यहाँ पर एक लड़की आई है और वो अपना नाम नानली बता रही है और वो यहाँ पर एक असिस्टेंट के रूप में काम करना चाहती है, तो इसीलिए मुझे इस बार में प्रेसिडेंट से बात करनी है। उसकी ये बातें सुन बेन मन में कहता है क्या मिस नानली वो भी एक असिस्टेंट के पद पर और मिस रुई के साथ काम करना, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो तबाही मच जाएगी। फिर बेन उससे कहता है ठीक है लेकिन प्रेसिडेंट का ऑफिस अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। और वही नानली रुई के हाथ से फोन छीनती हुई कहती है मिस रुई मुझे असिस्टेंट की ट्रेनिंग दे सकती है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं निश्चित रूप से एक अच्छी स्टूडेंट बनूंगी। वहीं रुई मन में कहने लगती है अभी अभी उसने मेरे हाथ से फोन छीना, ये किस तरह के मैनर्स है? फिर बेन आगे कहता है लेकिन आपके हिसाब से वहाँ पर आपके लिए काम करना ठीक नहीं रहेगा और इसके बजाय आपको तो आपके हिसाब से PR डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। नानली कहती है क्या PR टीम? नहीं, मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी। किंगचन कहाँ है? उसे फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। और फिर बेन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है माफ करिएगा लेकिन प्रेसिडेंट अभी थोड़ा बिजी है। फिर नानली कहती है तो फिर ठीक है, उसके यहाँ वापस आ जाने तक मैं यहीं पर बैठकर उसका इंतजार करती हूँ। वहीं रुई मन में कहने लगती है आखिरकार वो अचानक इस तरह कॉल कैसे काट सकती है? फिर नानली उससे कहती है मिसेस रुई क्या प्रेसिडेंट के ऑफिस का रूम खोल सकती है? तब वो उससे कहती है माफ करिएगा लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के बिना मैं ये रूम नहीं खोल सकती। और फिर वो आगे कहती है लेकिन मैं पिछली बार जब आई थी तो वहीं ऑफिस में बैठी थी और इसके लिए तुमको डाटा नहीं जाएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। फिर नानली पीछे घूमकर देखती है और आगे बढ़ रुई सी कहती है मिस रुई क्या आप जानती है कि मैं मिस्टर किंगचन से क्या कहना चाहती हूँ? मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी और मैं उनको 10 साल से जानती हूँ और वो और मैं एक परिवार है। और क्योंकि मिस रुई आप उनकी असिस्टेंट है तो आप मेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव कर सकती है। और उसकी ये सब बातें सुन रुई मन में कहती है वो जानबूझकर मुझे उकसा रही है। और आगे उससे कहती है तो क्या हुआ, मैं उनकी वाइफ हूँ और चाहे कितने ही तुम उसके क्लोज क्यों ना हो लेकिन ये गेट ओपन नहीं होने वाला। और रुई कह रही होती है चाहे तुम उसके कितने ही करीब क्यों ना हो लेकिन ये गेट ओपन नहीं होने वाला। कहती है पर क्यों, तुम्हें किससे और किस बात का डर है? वो कहती है मुझे डर नहीं लगता, बस ये एक रूल है और क्योंकि तुम QID में शामिल होने का इरादा रखती हो तो इसीलिए तुम्हें कम से कम हमारे एम्प्लॉयज के कोड तो पता होने ही चाहिए। उसकी ये बातें सुन नानली गुस्से से कहती है तुम? वो कहती है मैं तो बस रूल फॉलो कर रही हूँ, अब मेरा ब्रेक का समय हो चुका है। अगर आपको प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाना है तो इसके
इसके लिए प्रेसिडेंट को मुझे कॉल कर कर कहना होगा, फिर तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो कर सकती हो। और फिर वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है और मन में कहने लगती है, क्या मैं ये सब क्या कर रही थी? मैं हमेशा ही दूसरों से बहस करने में परेशान हो जाती हूँ। मैंने कब उसकी इतनी परवाह की है? वहीं एक ट्रक उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर कोई उसकी ओर आगे बढ़ चिल्लाती हुई कहता है, ध्यान से, और उसे बचा लेता है। क्या तुम ठीक हो? फिर वो कहती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। आप तो वही पर्सन हो ना जिसने मुझे वो मोहर दी थी? वो कहता है, हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, और देखो हम दोबारा मिल गए, और सड़क पर चलते वक्त सावधान रहा करो। तब वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अरे आपके हाथ को तो चोट लग गई है। फिर मिस्टर यू कहता है, कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी चोट है। फिर वही कहती है, लेकिन खून बह रहा है और यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल है, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूं? मिस्टर यू कहते, नहीं ठीक है, मेरे पास खुद का एक डॉक्टर है। तभी कोई आवाज देती हुई कहता है, रुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये व्यक्ति कौन है? रुई पीछे घूमती हुई कहती है, मिस नानली क्या हुआ? तो इस पर वो कहती है, कुछ नहीं, चलो साथ में लंच करते हैं। और मन में कहती है, अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद भी ये व्यक्ति अच्छा दिख रहा है। और फिर रुई उससे कहती है, माफ करना लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ है, और चलिए मिस्टर यूज हम चलते हैं। वो कहता है, हाँ ठीक है। रुने जाता देख नानली चिल्लाती हुई कहती है, रुई। आगे बढ़मन में कहती है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह मना करने की? भी मिस्टर यू बीच में आती हुई कहते, मिस प्लीज ठीक से बर्ताव करिए। और फिर वो गुस्से से मन में कहती, अरे नहीं, और वो दोनों ही वेनिटी वैन में चले जाते हैं। नानली उसकी फोटो क्लिक करती हुई कहती है, रुई तुम याद रखना, इसके लिए तुम खुद को ही दोष देना, ना कि मैं को। और वही अंदर साइड रुई मन में कहने लगती है, क्या वो अपने साथ डॉक्टर को लेके चलते हैं? क्या वो इतने ज्यादा बीमार है? उन्हें देख डॉक्टर कहता है, मिस्टर यू। तब वो कहते, चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी खरोच है। और वही रुई उनके घाव को देख मन में कहती है, उनका तो बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। ये सब देख रुई चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। मिस्टर यू कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? मेरी फिक्र छोड़ो और जल्दी से देखो कि इसे क्या हुआ है। वो डॉक्टर कहता है, लेकिन आपके हाथ का घाव। वो कहते, जल्दी करो, उसकी जांच करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, जल्दी से सबसे पहले उसका चेकअप करो। फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग चेन कंपनी वापस आ जाता है। रुई को अपने टेबल पर ना देख कहता है, वो कहाँ गई? पर एक एम्प्लॉय उससे कहती है, मिस रुई दोपहर में लंच करने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। वो कहता है, क्या दोपहर के लंच के लिए वो बाहर गई? और मम्मी कहता है, हमारे घर पर शेफ है, तो वो बाहर खाना खाना पसंद क्यों करेंगी? फिर बेन कहता है, मिस रुई का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। और उसकी ये बात सुन वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, जल्दी जाओ, जाकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करो। के पास नानली आती हुई कहती है, हेलो ब्रदर किंग चैन, क्या तुम मिसेस रुई को ढूंढ रहे हो? मैंने कुछ घंटे पहले यहीं पर उनसे बातें की थी, और क्या वो चली गई है? ये बात सुन वो कहता है, क्या तुमने दोपहर में उसे देखा? क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गई? तब वो कहती है, वो मैं डिनर के लिए बाहर जा रही थी, और तब मैंने मिस रुई को देखा था। और किंग चैन कहता है, और फिर क्या हुआ? आगे नानली कहती है, क्या हमें यहाँ पर इस बारे में बात करनी चाहिए? किंग चैन आजू बाजू एम्प्लॉयज को देख उससे कहता है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस में जाते हैं और किंग चैन कहता है, अब तुम अपनी बात कंटिन्यू कर सकती हो। और वो दोनों ऑफिस में जाते हैं और किंग चैन कहता है, अब तुम अपनी बात कंटिन्यू कर सकती हो। नानली उससे कहती है, किंग चैन क्या तुम वाकई में मिस रुई की परवाह करते हो? वो उससे कहता है, हाँ। कि वो कहती है, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, और ये मैं नहीं जानती कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये उसका निजी मामला है। किंग चैन उससे कहता है, वो मेरी वाइफ है। और मन में कहता है, उसके साथ क्या हुआ? नानलिया की कहती है, लेकिन आज दोपहर को मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ उसे डेटिंग करते हुए देखा। की बातें सुन वो चिल्लाती हुई कहता है, क्या? उसे इस तरह देख वो स्माइल करने लगती है और आगे कहती है, हाँ। जब मैंने उससे पूछा कि वो व्यक्ति कौन है, तो उसने बिना मेरे सवाल का जवाब दिए उस व्यक्ति के साथ बैठकर चली गई। और फिर वहाँ पर बेन कॉफी लेकर आता है और उनकी बातें सुन मन में कहता है, क्या बॉस की वाइफ किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई? क्या ऐसा हो सकता है? किंग चैन हैरानी से कहते है, क्या वो म्यूचेन था? वो कहती है, नहीं वो नहीं था, और मैं उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई। और उस व्यक्ति के साथ उसके कई सारे बॉडीगार्ड्स की एक सेना थी, और उसकी कार QID के सामने रोड
थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। हाँ, वो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा उम्र का लग रहा था। उसकी ये सब बातें सुन किंग चेन मन में कहने लगता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि रुई ने मुझे धोखा दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसी और व्यक्ति के साथ कैसे जा सकती है, या फिर उसे कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया गया? फिर नानली अपनी पॉकेट से फोन निकालती हुई मन में कहती है, लगता है कि उसे अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ है। आगे से कहती है, देखो मैंने एक फोटो भी ली है। और उस फोटो को देख किंग चेन मन में कहते हैं, यू फिर से? किंग चेन उससे कहते है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तब वो कहती है, हाँ मुझे यकीन है। आगे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। और उसे इस तरह रिप्लाई करता देख वो चौंक जाती है और मन में कहती है, क्या बस इतना ही? आगे बढ़ती हुई कहते है, नानली देर हो रही है तो मैं क्या किसी को कह दूं कि तुम्हें घर छोड़ दे? मुझे रुई की चिंता हो रही है तो मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। चिल्लाती हुई कहती है, क्या? उसे इस तरह चिल्लाता देख वो कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, क्या तुम बिल्कुल भी उससे नाराज नहीं हो? वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। और मन में कहती है, ये वो व्यक्ति नहीं है और ऐसा लगता है कि उसके लिए रुई से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सी कहती है, 1 मिनट रुको किंग चेन। तब वो कहता है, क्या हुआ? तब वो कहती है, किंग चेन क्या तुम मुझे उसके साथ काम करने दोगे? तब वो कहता है, नानली तुम पर असिस्टेंट का काम बिल्कुल भी सूट नहीं होगा, तुम बैन को तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढने दो। और वैसे नानली रुई हमसे बहुत ही अलग है। उससे ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और वहीं पर वो मन में कहने लगती है, क्या वो अलग है? उसके कहने का मतलब क्या था? और किंग चेन क्या तुम ये बात जानते हो? तुम उसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हो मैं उतना ही उसे बर्बाद करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही हूँ। रिपीट सीन शिफ्ट होता है, हम रुई को देखते हैं जहाँ पर वो जागती हुई मन में कहती है, मैं कहाँ पर हूँ? और फिर उसके पास मिस्टर यू आती हुई कहते, तुम जाग गई? तब वो से कहती, अच्छा मिस्टर यू अब हम कहाँ पर है? तब वो कहता, ये मेरे एक फ्रेंड का क्लब है और तुम मुझे अपना नाम बताए बिना ही बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई शक पैदा हो रहा होगा तो तुम मुझसे कह सकती हो। और फिर वो ब्लश करती हुई कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे मुझे अचानक क्या हो गया था? वो कहते, तुम्हें मेरा ब्लड देखकर चक्कर आ गए थे और फिर डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप भी किया और डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से तुम बिल्कुल हेल्दी हो। वो रिपोर्ट लेती हुई कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मन में कहती है, उन्होंने मेरा चेकअप कराया, वो भी सिर्फ चक्कर आने के लिए। आज तक मेरे साथ किसी बड़े व्यक्ति ने इस तरह का अच्छा बर्ताव नहीं किया। और वहीं मिस्टर यू उसे इस तरह देख वो उससे कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है? और क्या तुम वापस घर जाना चाहती हो? तुम रुको, मैं किसी से कहता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। फिर वो उनसे कहती है, नहीं वो बस मुझे थोड़ी भूख लगी है। फिर मम्मी कहती है, मुझे कंपनी से निकले हुए कई घंटे बीत चुके हैं, उसे मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होगी, तो मुझे उसे एक मैसेज कर देना चाहिए। फिर मिस्टर यूसी कहते, तुम क्या खाना चाहोगी? क्या तुम वेजिटेरियन सूप पीना चाहोगी? फिर रुई उसे मैसेज भेज देती है और मन में कहती है, उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है, जब वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है तो मैं मान लेती हूँ कि वो इसके लिए सहमत है। रुई आगे उनसे कहती, आज मैंने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, तो मैं आपको खाने के लिए भी परेशान कैसे कर सकती हूँ? फिर वो कहते, अरे कोई बात नहीं। और फिर वो दोनों कार के पास पहुँचते हैं और रुई कार के अंदर बैठती हुई मन में कहती, आखिरकार ये धरती पर क्या चल रहा है? आखिरकार उसने मुझे एक कॉल भी क्यों नहीं किया? और उसे इस तरह देख मिस्टर यू से कहते, क्या तुम्हारे फोन में कोई प्रॉब्लम है? फिर वो ब्लश करती हुई कहती, क्या? अब वो उससे कहते, तुम एक कॉल करना चाहती हो है ना, तो तुम बेझिझक कॉल कर सकती हो, ये साउंड प्रूफ कार है। फिर वो हिचकिचाते हुए उन्हें मना करती है और मन में कहती है, भी अंधेरा होने वाला है, फिर भी वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है और मैं उसे पहले कॉल नहीं करने वाली। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर यू के ढेर सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। और वही कुछ लोगों ने इस तरह देख मन में कहने लगते, चलो हम कहीं और जाकर खाना खाते हैं। और वही रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। और रुई कहती है, क्या आप हमेशा ही अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर चलते हैं? इस पर वो कहते, हाँ ये मेरे फैमिली रूल्स है। रुई आगे कहती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन रूल्स की वजह से आपको प्रतिबंध कर दिया गया है? ये बात सुन वो मन में कहते, क्या फ्रीडम? फिर वो उस लड़की के बारे में याद करने लगते हैं जो कि हूबहू रुई की जैसे दिखती है, जो उसने कहा था, चलो अब मैं चलती हूँ।
मैं दुनिया घूमने के लिए मरी जा रही हूँ और मुझे ये प्रतिबंध वाला जीवन नहीं जीना, और तुम मुझे इसके लिए दोष मत दो भाई। वहीं प्रेजेंट में रुइन से कहती है मिस्टर यू, वो उससे कहते मुझे इस सब की आदत है और तुम वाकई में उसकी जैसी हो, और इन सभी को मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता है। देखो हम दोनों दोबारा एक दूसरे से मिले और मैं तुम्हारे साथ डिनर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ किंगचन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है रुई मिस्टर यू के साथ बाहर गई, लेकिन और फिर बेन कहता है मिस्टर यू का कोई एक ठिकाना नहीं है और अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो वो नाराज हो जाएंगे। और बॉस, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब बहुत कुछ अजीब है कि वाइफ किसी अजनबी की कार में बैठकर कहीं जाएंगी? ये इम्पॉसिबल है। जैसा कि मिस नानली ने कहा है। इस पर किंगचन उससे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि नानली झूठ बोल रही है? पर वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि मिस नानली झूठ बोल रही थी या फिर नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी वाइफ इस तरह की पर्सन नहीं है। किंगचन कहता है क्या सच में? खड़े होकर उसके पास से जाते हुए कहता है बेशक मेरी वाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। फिर बेन मन में कहने लगता है मेरा शोल्डर दर्द हो रहा है, वो सच में एक बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति है। किंगचन कहता है मेरे पीछे आओ। बेन कहता है पर क्यों? तब किंगचन कहता है मेरी वाइफ को लेने के लिए चलना है, और फिर वो हमें कार के पास दिखाया जाता है और कहता है काम के लिए ये कार सही नहीं है, क्यों ना मिस्टर यू को हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे। और फिर सीन शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति उनके पास आते हुए कहता है सर। फिर मिस्टर यू उससे वो टेब लेकर रुई को दिखाते हुए कहता है ये देखो, अपन न्यूज आ रही होती है QID के प्रेसिडेंट अपना काफिला लेकर निकले हैं, पर क्यों? देख रुई मन में कहने लगती है ये सभी कार्स तो हमारी गराज की है। आगे कहती है क्या ये सब क्या चल रहा है? फिर मिस्टर यू उससे कहते क्या वो तुम्हारी तलाश कर रहा है? वो डायरेक्ट इस प्लेस पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे परेशानी होती, इसीलिए उसका ये मैसेज है, वो तुम्हें चाहता है। लेकिन अब इससे पूरे शहर को पता चल सकता है कि QID के प्रेसिडेंट ने अपनी वाइफ को खो दिया है। रुई कहती है उसने ऐसा क्यों किया? वो मुझे कॉल भी तो कर सकता था ना। फिर रुई अपना फोन चेक करती हुई मन में कहती है अरे मेरा फोन तो बंद है। ओ गॉड, अब तो मैं गई। और आगे उनसे कहती है अब मुझे जाना होगा। तब मिस्टर यू उससे कहते मुझे पता है कि तुम कहाँ रहती हो। और फिर सीन शिफ्ट तरफ को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुई उनसे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए। तब वो कहते कोई बात नहीं, और ये लो तुम इसे अपने पास रख लो, मैं तुम्हें हेल्दी देखना चाहता हूँ और ये हमेशा मेरे पास भी होता है। रुई उनसे वो चीज लेती हुई कहती है आपका शुक्रिया। मिस्टर यू आगे उससे कहते और प्लीज अपने हस्बैंड से कहना कि कुछ दिन में मैं शहर छोड़ दूंगा। रुई उनसे कहती आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैंने अभी तक आपको रिपे नहीं किया है और आप शहर छोड़ रहे हैं। इस पर वो उससे कहते मेरा मानना है कि हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी और मैं तुमको डिनर पर इनवाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो फिर चलो अब हम बाद में मिलते हैं। और फिर रुई नीचे उतर जाती है और उन्हें बाय करने लगती है। फिर वो घर के अंदर जाती हुई मन में कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं अब अंदर जाती हूँ। और फिर जैसे ही रुई घर के अंदर कदम रखती है सारी मेड उन सेलिब्रेट करती हुई कहती है मिस रुई घर में आपका स्वागत है। वंशी कहती है आप सभी का शुक्रिया, और मन में कहने लगती है क्या आखिरकार इन सभी को हो क्या किया है। और फिर रुई अपने रूम में पहुंचती है जहाँ पर किंगचन उससे कहता है तुम घर आ गई, तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया। और मन में कहती है वो तो सभी को जता रहा था कि गाड़ियों का काफिला लेकर वो पूरे शहर में घूम रहा है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों है? और क्या ये वही किंगचन है जिसे मैं जानती हूँ? उसकी ये आवाज इतनी सॉफ्ट। उसे इस तरह खड़ा देख किंगचन उससे कहते है रुई। फिर मन में कहने लगता है वो आखिरकार मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या मेरा इतना जेंटल होना काफी नहीं है? उससे कहता है इधर आओ, और वहीं वो कांपते हुए मन में कहने लगती है वो हंस रहा है, क्या ये आदमी सच में किंगचन है? और फिर रुई आगे बढ़ के गाल खींचने लगती है और वहीं किंगचन हैरानी से कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? वो ब्लश करती हुई कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी त्वचा को छूकर देख रही थी। फिर पॉकेट से लिटिल डाउनी बाहर आता है और उसे देख मन में कहती है वो तो इससे नफरत करता था ना, तो फिर वो उसके पास कैसे है? फिर वो किंगचन को शक भरी नजरों से देख मन में कहती है तो पक्का उसके भेस में ये कोई और व्यक्ति है। फिर किंगचन उससे कहता है मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा खाना खरीदा था लेकिन उसने उसमें से कुछ भी नहीं खाया, और मैं समझता हूँ कि ये तुमको पसंद है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा छोटा है? और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा बड़ा एनिमल ज्यादा बेहतर रहेगा? तब रुई हैरानी सी कहती है तो
क्या तुम बड़े हो जाने के बाद इसे खाने वाले हो? तब वो उसके सर पर मारती हुई कहता है, मैंने कब कहा कि मैं इसे खाना चाहता हूँ? और आगे वो कहती है, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और आगे किंगचन गुस्से में कहता है, रुई क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ? फिर मन में कहने लगता है, मुझे लगता है कि अगली बार से जो कोई भी मुझसे कहेगा कि मुझे प्यार से बात करनी चाहिए, जो कोई भी मुझसे अगली बार ऐसा कहेगा, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो ब्लश करती हुई कहती है, हाँ वाकई तुम। और फिर ये सुन वो चिल्लाती हुई कहता है, रुई। तब वो कहती है, हाँ और तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताई मिस्टर यू के साथ दोपहर में लंच करने चली गई थी। मैं इतनी देर से वापस आई हूँ, तो क्या तुमने कुछ खाना खाया? मैं बिना किसी काम के एब्सेंट नहीं थी और मैंने मैसेज में 6 बजे तक आ जाने का कहा भी था, लेकिन तुमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी ये बात सुन वो गुस्से से कहता है, क्या रुई आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इधर आओ। आगे रुई उससे कहती है, मैं सड़क से गुजर रही थी, तभी अचानक मेरे सामने एक ट्रक आने लगा। तभी मिस्टर यू ने आकर मेरी जान बचाई। मेरी जान बचाते हुए उनके हाथ पर चोट लग गई। जब मैंने उनके हाथ से खून बहता हुआ देखा, उस खून को बहता देख मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक क्लब में पाया जो कि मिस्टर यू के दोस्त का था। और उसकी ये सब बातें सुन किंगचन मन में कहते हैं, क्या क्या ये सिर्फ एक सहयोग था? और शायद हो सकता है कि वो ट्रक रुई के लिए नहीं बल्कि मिस्टर यू के लिए हो। और आगे उससे कहते है, तुम बाहर क्यों गई और मुझे तुम्हारा कोई भी मैसेज नहीं मिला? वो फोन निकलती हुई कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था। किंगचन उसके फोन को बेन को देती हुई कहते है, तुम इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। और मन में कहता है, काफी हद तक इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। और फिर वो रुई के सर पर हाथ घुमाती हुई कहता है, रुई तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आखिरकार तुम कंपनी छोड़कर बाहर क्यों गई थी? क्या तुम्हें कंपनी का खाना अच्छा नहीं लगता? और गाइस इसी के साथ इस सीरीज के 60 एपिसोड कंप्लीट होते हैं और आगे के एपिसोड अभी तक नहीं आए हैं। जब आगे के एपिसोड आएंगे तब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आपको अभी तक ये सीरीज कैसी लगी, और मैं जल्दी ही इसका एक रिकेप भी डाल दूंगा। और हाँ, तुम लोगों को कोई मानवा अच्छी लग रही होंगी, जो अच्छी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वो मानवा अच्छी होती है तो मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।